अब जो मार्केट फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट। ये एक ऐसा मार्केट सिस्टम है जहां मेनी सेलर्स होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट हर एक सेलर बेच रहा होगा वो दूसरों से अलग होगा इन सर्टेन रेस्पेक्ट ऑफ द अदर। जैसे आप जब मार्केट में जाते हो और बोलते हो कि मुझे सोप दे दो, मुझे सोप दे दो, तो वो पूछता है भाई कौन सा ब्रांड। ठीक है, तो हर सेलर क्या बेच रहा है, हर सेलर अपना सोप ही बेच रहा है, लेकिन सब अपने अपने ब्रांड को बेच रहे हैं और इसीलिए वो सेम भी है और डिफरेंट भी है। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो इट इज सेम, ऑल सेलर आर सेलिंग द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सर्टेन रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा होमोजेनस भी है एंड एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा हेट्रोजेनस भी है, थोड़ा सा होमोजेनस भी है एंड हेट्रोजेनस भी है, इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन डिफाइन एन इंडस्ट्री इन अ प्रिसाइज मैनर। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप होता है, जैसे मैंने बोला सोप का मार्केट या से बुक का मार्केट, तो हर एक कोई बुक ही बेच रहा है लेकिन उसकी अलग अपनी वैरायटी है और हर सेलर अपने प्रोडक्ट के बारे में एक फीचर्स बताता है, जो फीचर्स उसको अलग बता रहा होता है, जो फीचर्स उसको डिफरेंट बता रहा होता है। So let us do certain characteristics of monopolistic. There are large number of firms and buyers and each firm is selling differentiated product. They are selling same product, ठीक है, but उसके फीचर्स जो हैं, but features are different या डिफरेंट बताया जाता है ताकि वो डिफरेंशिएटेड लगे। ठीक है, जब आप सपोज आप मोबाइल लेने जाते हो, ठीक है, तो हर एक अलग अलग ब्रांड है, हर सेलर क्या बोलेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ फीचर्स बताएगा जो उसको अलग लगेगा और उसको डिफरेंट लगेगा तो ही वो प्रोडक्ट खरीदेगा, जिसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ मेथड थ्रू विच आप प्रोडक्ट को अलग बताते हो, जबकि कंज्यूमर के सामने हो सकता है वो प्रोडक्ट सेम हो, मोबाइल मोबाइल ही है लेकिन वो उस मोबाइल को थोड़ा डिफरेंट बताएगा, फीचर्स बताएगा, कुछ हाईलाइट करेगा ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट लगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लाइक ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, टेक्निकल लाइफ, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। यदि इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है तो ये रियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन दो, एक आर्टिफिशियल और एक रियल, एक रियल डिफरेंशिएशन, एक आर्टिफिशियल डिफरेंशिएशन। यदि सच में प्रोडक्ट अलग है, सच में प्रोडक्ट मतलब उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट वो अलग है, उसका परफॉर्मेंस अलग है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अलग है, तो सच में डिफरेंट है। लेकिन खाली ऊपर ऊपर का पैकेजिंग, कलर, स्क्रीन, ये सब क्या डिफरेंस है, एक मोबाइल के लिए टेक्निकल एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैन द ग्लिटर अराउंड इट, दैन द ग्लैमर अराउंड इट। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दो, रियल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जब ऊपर ऊपर की चीजों के बारे में बताते हो, जैसे दो साबुन, साबुन की पैकेजिंग में आप डिफरेंस पर देखो, इसका गुलाबी पैकेट है, इसका व्हाइट, ये व्हाइट साबुन है, ये पिंक साबुन है, तो दीज आर आउटसाइड डिफरेंस। इनर कंटेंट में यदि कोई फर्क है तो उसको बोला जाएगा रियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बाकी इसमें फ्रीडम है, आप आराम से इंडस्ट्री में आ सकते हो, जा सकते हो, परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही। इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस लगेंगे, प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा लगेगा क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा और एडवर्टाइजमेंट के खर्चे लगेंगे। जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तब तक आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं लगेगा, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं लगेगा। तो आपको कैंपेन चलाना होता है, आपको डिस्काउंट, इंसेंटिव, ये सब स्कीम लगानी होती है। ठीक है, बेनिफिट्स बताने होते हैं जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट लगेगा। तो प्रोडक्ट खाली बनाने से नहीं होगा, आपको एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस भी। ठीक है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, प्राइस के ऊपर क्योंकि आप डिफरेंशिएशन करोगे तो थोड़ा कंट्रोल तो आपके प्राइस के ऊपर आएगा, डिफरेंट बता के आप 2-4% एक्स्ट्रा प्राइस ले सकते हो। लिमिटेड मोबिलिटी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन की तरह। इम्परफेक्ट नॉलेज है क्योंकि जो सेलर होगा या बायर होगा वो प्रोडक्ट के बारे में इम्परफेक्ट नॉलेज बताएगा क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द प्रोडक्ट ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंट बता देते हो, ए को बेटर बता देते हो, बी को खराब बता देते हो, तो आप कुछ जिसको बोलते हैं फीचर्स को हाइड कर रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन देना, फीचर्स को हाइड करना,
इम्परफेक्ट नॉलेज होता है। बायर्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करा देते हो और बायर्स को बिलीव करवा देते हो कि आपने ये प्रोडक्ट जो बेच रहे हो वो अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दिस आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक हो चाहे मोनोपोली हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन, वापस बोल रही हूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बदलता। एम आर इक्वल टू एम सी इक्विलिब्रियम है, एम सी राइजिंग इक्विलिब्रियम है। ठीक है, दो कंडीशन होने चाहिए, एम आर इक्वल टू एम सी राइजिंग। तो क्योंकि इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट के हिसाब से ए आर डाउनवर्ड, एम आर डाउनवर्ड, एम सी, ठीक है, जहां कट करे वो इक्विलिब्रियम, ये गया प्राइस। ठीक है, जैसे मोनोपोली में आप ग्राफ बनाते थे, जैसे इक्विलिब्रियम आता था, सेम इक्विलिब्रियम यहाँ भी, एम सी इक्वल टू एम आर, एम सी राइजिंग। अब यहाँ चाहिए मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो प्राइस ज्यादा होनी चाहिए एसी से, ये कंडीशन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एसी। तो प्राइस एसी के हिसाब से देखें तो एसी नीचे होनी चाहिए, एसी नीचे होनी चाहिए। ठीक है, एसी नीचे, प्राइस ऊपर, एसी नीचे, ये जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट का डिफरेंस है, ये होगा प्रॉफिट। ठीक है, प्राइस और एवरेज कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा उसको बोला जाएगा प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट। दिस इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इनटू क्वांटिटी, तो ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे बनाया? सबसे पहले बनाया ए आर, फिर बनाया एम आर, एम सी कट कर रही है जहां पे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के हिसाब से प्राइस, प्राइस के नीचे एसी करना है। ठीक है, जहां कट कर रहा है वो आपका शॉर्ट रन का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो प्राइस शुड बी मोर देन एसी, प्राइस जहां हो रही है उसके नीचे एसी ड्रॉ करोगे तो आएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब आएगा? जब प्राइस इक्वल टू एसी होगा। ठीक है, प्राइस इक्वल टू एसी होगा तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जितना प्राइस हो उतना ही एसी हो, जितना प्राइस हो उतना ही एसी हो। जितना प्राइस हो उतना ही यदि एसी हो उसको बोला जाएगा परफेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट। देखो जितना प्राइस है उतना ही एवरेज कॉस्ट है, तो इट इज जीरो प्रॉफिट सिचुएशन, जीरो प्रॉफिट सिचुएशन, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर जीरो प्रॉफिट सिचुएशन। लॉस होगा कब? जब आपका P लेस देन एसी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करना। ये सारे ग्राफ्स आपने मोनोपोली में भी किए हैं, सेम है। ठीक है, ग्राफ देख के हम नहीं बता सकते कि आप मोनोपोली बना रहे हो कि मोनोपोलिस्टिक बना रहे हो। ठीक है, दोनों इम्परफेक्ट है तो दोनों का ग्राफ सेम ही रहेगा। ठीक है, अब प्राइस से नीचे होगी, एसी ऊपर, प्राइस नीचे, प्राइस लेस देन एसी, प्राइस कम होगी, एसी ज्यादा होगी, तो ये हो गया लॉस। दिस इज लॉस सिचुएशन। ठीक है, तो मिनिमम लॉस या लॉस वाला सिचुएशन, प्राइस जब एसी से कम हो उसको बोला जाएगा लॉस। मुझे ऐसा लगता है कि मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग टर्म वाला जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म में यहाँ भी प्रॉफिट कंपटीशन की तरह यहाँ भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जीरो प्रॉफिट सिचुएशन होगा, जीरो प्रॉफिट सिचुएशन होता है। ठीक है, प्रॉफिट कंपटीशन में भी P इक्वल टू LAC है, वहां भी लॉन्ग रन में जीरो प्रॉफिट सिचुएशन है और यहाँ भी जीरो प्रॉफिट सिचुएशन है। कैसे? ठीक है, ये इक्विलिब्रियम जीरो नॉर्मल जो प्रॉफिट बनाते हो वही वाला है, खाली यहाँ पे LAC है। लेकिन एक डिफरेंस है, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में LAC टेंजेंट तो होता है लेकिन वो उसके मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट होता है। जीरो प्रॉफिट यहाँ भी है, जीरो प्रॉफिट यहाँ भी है, लेकिन ये इसके मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंसी आती है। और इसका देखो मिनिमम पॉइंट ये है, क्योंकि जहां से मिनिमम पॉइंट होता है वहीं से एमसी कट करके निकलती है, तो ये मिनिमम पॉइंट है। इसका मतलब ये फॉलिंग पार्ट ऑफ एसी पे, फॉलिंग पार्ट ऑफ एलएसी पे टेंजेंट हो रहा है। ठीक है, P इक्वल टू LAC तो है, लेकिन LAC के कौन से पार्ट पे हो रहा है? फॉलिंग पार्ट पे, फॉलिंग पार्ट ऑफ LAC पे आपका टेंजेंसी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब मिनिमम वाला पॉइंट आया नहीं है, उससे पहले ही आपकी टेंजेंसी आ गई, आप और प्रोडक्शन कर सकते थे। ठीक है, आपका प्रोडक्शन और ज्यादा हो सकता था लेकिन उससे कम हुआ है, इसका मतलब आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है, आप और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे क्योंकि कॉस्ट मिनिमम नहीं हुआ है।
आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है, सो विच मीन्स यहाँ पे लॉन्ग रन में भी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चल रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चल रहा है। तो P इक्वल टू एल ए सी, P इक्वल टू एल ए सी का मतलब हो गया जीरो प्रॉफिट। जीरो प्रॉफिट दो तरीके हैं, एक होता है मिनिमम पे आके जीरो प्रॉफिट हो गया, एसी का मिनिमम पॉइंट आया, P इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल ए सी, जीरो प्रॉफिट सिचुएशन होती है। लेकिन जब आप करते हो क्या, एल ए सी का फॉलिंग पार्ट पे, ये हो गया फॉलिंग पार्ट, फॉलिंग पार्ट पे आप टेंजेंट करते हो, ठीक है, मिनिमम पॉइंट पे नहीं कर रहे हो, फॉलिंग पार्ट पे कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक। वापस लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आता है कहाँ पे, P और AC सेम होगा, तो P और AC को मैंने सेम कर दिया, ये LAC हो गई। लेकिन ये फॉलिंग पार्ट ऑफ LAC पे है, जबकि मिनिमम पार्ट ये था। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी P इक्वल टू LAC है, लेकिन वो उसके मिनिमम पॉइंट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे P इक्वल टू मिनिमम ऑफ LAC है और यहाँ फॉलिंग पार्ट ऑफ LAC है। तो ये डिफरेंस है, दोनों ही नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन, जीरो प्रॉफिट सिचुएशन, यहाँ भी जीरो प्रॉफिट सिचुएशन, दैट इज मोनोपोलिस्टिक का लॉन्ग रन वाला सिचुएशन। अब आते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है, ओलिगोपोली लॉन्ग रन, ओलिगोपोली जो है इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ओलिगो, फ्यू, पोलन मीन्स सेल, फ्यू सेलर, हर सेलर क्या हो रहा है, यहाँ फ्यू सेलर्स हैं, हर सेलर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक दूसरे के जिसको बोल रहे हैं टारगेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होते हैं और ये फ्यू फर्म आपस में कंपटीशन इस तरीके का है कि हर फर्म दूसरे फर्म के बिहेवियर से अफेक्टेड है। वेरी इंपॉर्टेंट ओलिगोपोली में कि यहाँ पे कम फर्म होते हैं, कम फर्म होने की वजह से क्या होता है, हर फर्म एक दूसरे के डिसीजन से, क्योंकि मार्केट में कम प्लेयर है तो नजर ज्यादा रहती है दूसरों पे, तो आप अपने पे तो ध्यान दे ही रहे हो लेकिन दूसरों पे भी ज्यादा ध्यान दे रहे हो। यदि कोई दूसरा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो आप उसका काउंटर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, कोक ने ऐड किया तो पेप्सी ने उसका काउंटर ऐड कर दिया, सर्फ एक्सेल ने कुछ ऐड किया तो एरियल ने उसका काउंटर ऐड कर दिया, तो हम एडवर्टाइजमेंट उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो मतलब कुछ का फायदा हो ना हो, सामने वाले का नुकसान होना चाहिए, ये एक आइडिया है ओलिगोपोली में, जहां हम बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते, नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मींस फ्यू सेलर्स, ईच सेलर इज सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम है लेकिन अलग बेच रहे हैं, सब सीमेंट लेकिन अलग अलग ब्रांड, सब ऑटोमोबाइल लेकिन अलग अलग ब्रांड। तो हर ब्रांड दूसरे ब्रांड पे नजर रख रहा है कि दूसरा क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, दूसरा क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, क्या नई चीज कर रहा है। तो जब वो देख लेता है कि सामने वाला भी वैसा कर रहा है तो वो भी वैसा ही लॉन्च कर देता है, तो इससे सामने वाले का नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड ओलिगोपोली। तो फीचर्स देख लेते हैं, फ्यू फर्म्स है, एंट्री तो यहाँ भी बेरियर है, ठीक है, यहाँ पे जल्दी से एंट्री नहीं हो पाएगी बिकॉज बहुत कैपिटल लगेगा, देखो लार्ज कैपिटल, ठीक है, प्रिवेंट न्यू एंट्री ऑफ द इंडस्ट्री, लार्ज कैपिटल लगेगा जिसकी वजह से अपने आप ही फर्म मार्केट में नहीं आती, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन चलेगा। देखो यहाँ फॉर्म्स वेरियस टू एंट्री है, इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे पे हम डिपेंड करते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेंगे और प्राइस में वार नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस आप लोअर करोगे तो नेक्स्ट दिन और लोअर करना पड़ जाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट और कोई तरीके से एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके ही बेचेंगे, अदरवाइज बिकेगा ही नहीं। तो हर कोई अपना प्रोडक्ट अलग बताने की कोशिश करता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू सेलिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ भी यही वाले फीचर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक स्पेशल जो हम देख रहे हैं जो फीचर होगा वो है कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव बिहेवियर। ज्यादातर जो हमें दिखता है वो नॉन कोल्यूसिव ही है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है कि कोल्यूड कर जाते हैं, पांच फर्म है, पांच आपस में इकट्ठा हो गए,
ठीक है, तो एक तरीके से वो मोनोपोली बन गए, जिसको बोला जाता है कार्टेल। ग्रुप बना लिया गया, कार्टेल बना लिए, ग्रुप बना लिए। एग्जाम्पल आपका हो सकता है ओपेक, ओपेक का कार्टेल, जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, ये सब मिलके एक ग्रुप बना लिया है, जिसको कोल्यूसिव, कॉमन फायदे के लिए हमने ग्रुप बना लिया। नॉन कल्यूसिव है जब आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, compete करते रहते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगाते रहते हैं ताकि सामने वाला ना जीत सके। इसी का एक क्वेश्चन जनरली आता है, वो है किंक्ड डिमांड। नॉन कल्यूसिव का किंक्ड डिमांड। किंग डिमांड कैसे, कि आपको बोलेंगे एक दूसरे से वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसी की वजह से यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगा, किंक्ड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बेंड। ठीक है, दो पार्ट हो जाएंगे डिमांड के। ठीक है, एक देखो थोड़ा सा फ्लैटर है, एक थोड़ा सा स्टीपर है, और जहां किंक आई है इसको किंक बोलेंगे, किंक मतलब बेंड। ठीक है, किंक, KINK, किंक, किंक मतलब बेंड। तो जहां किंक होगा वहीं पे प्राइस अटक जाएगी, ना प्राइस ऊपर जाएगी ना प्राइस नीचे जाएगी। इसको प्राइस रिजिडिटी मॉडल भी बोलते हैं, इसको प्राइस रिजिडिटी मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइस रिजिडिटी मतलब ना प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस नीचे जाएगी, ना ऊपर जाएगी। स्टिकी प्राइस भी बोलते हैं, स्टिकी प्राइस मॉडल। क्यों, क्योंकि यदि दो सेलर है, से डुओपोली है, तो प्राइस राइज यदि आप करते हो तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, प्राइस फॉल करवाते हो तो सबको फॉलो करना पड़ता है। तो ना प्राइस ऊपर जाएगी ना प्राइस नीचे जाएगी। एक है देखो इलास्टिक पार्ट, एक है इन इलास्टिक पार्ट। तो इन इलास्टिक वाला चाहता है प्राइस हाई हो, इलास्टिक वाला चाहता है प्राइस फॉल हो। तो ना इसकी चलेगी ना इसकी चलेगी, दोनों एक दूसरे को धमकी देते हैं, तो प्राइस जहां है वहीं अटक जाएगी। तो किंग डिमांड इन ओलिगोपोली। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, कोल्यूसिव, नॉन कोल्यूसिव। ठीक है, कोल्यूसिव में कॉपरेशन चलता है, कार्टेल बन गया, ओपेक, म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए वो काम करते हैं। नॉन कोल्यूसिव में नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, आपस में कोई कोऑपरेशन नहीं, रिटेलिएशन चलता रहेगा एक दूसरे पे। आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया, मैंने उल्टा काउंटर आपको करने के लिए एक और एडवर्टाइजमेंट कर दिया। जो डोमिनेंट फॉर्म होगा वही लीडर होगा, और यहीं पे आता है किंग डिमांड, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। ये देखो, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे किंग, प्राइस ना ऊपर जाएगी ना प्राइस नीचे जाएगी। प्राइस राइज इज नॉट फॉलोड बाय द राइवल्स while price fall has to be followed. ठीक है, किंक्ड डिमांड। ठीक है, so that is